जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है जी आज हमारा, और आज जो स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ISA 560। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा जो इस वीक के 3 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 9, 10, 11, इसमें हम स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। उनके पास्ट पेपर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इन पास्ट पेपर की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, इनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। असल में कैफ का चूंकि वो फाइनल लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारे एंडिंग स्टेज पे है, तो उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा मेरा फोकस उधर है, उधर कुछ काम ज़्यादा करना पड़ता है, बर्डन है। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसकी जो पास्ट पेपर की डिस्कशन होगी इन 3 लेक्चर्स की 9, 10 और 11, ये डिस्कशन जो क्वेश्चंस की होगी वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सारे इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और आपको ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कराया करते हैं ना हम, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। क्लियर? ये इस वजह से थोड़ा जो ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर है वो इस वीक की कम होगी और नेक्स्ट वीक की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने उसको कंपनसेट करना होगा। इस वीक के लेक्चर की ड्यूरेशन कम होने में तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक के लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा होने में भी नहीं होगी ना प्रॉब्लम। हाँ, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर हमारा ISA 560। ISA 560 किससे डील करता है? सब्सिक्वेंट इवेंट से। ISA 560 किससे डील करता है? सब्सिक्वेंट इवेंट से। बेसिकली स्टैंडर्ड अगर आप इसका एनालिसिस करें तो ये 4 बड़े हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। इस स्टैंडर्ड ISA 560 को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है जिसमें वो हमें बताता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिफाइन करता है कि हम सब्सिक्वेंट इवेंट किसको कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा ये बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से। अच्छा, ये जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वो बताता है 3 हिस्सों में। एक, ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, यानी टिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर बताता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या होगी सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से, यानी अगर सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट से पहले अकर होता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद अकर होता है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड हमें पहले तो सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट समझाएगा, फिर उसके बाद हमें बताएगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है सब्सिक्वेंट इवेंट कब अकर हुआ। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले अकर हुआ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले अकर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। ये स्टैंडर्ड यही बताता है कि हम कैसे पहचानेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट कौन सा है और अकॉर्डिंगली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। क्लियर? यानी एग्जाम में जब कभी स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछेगा वो किसी ना किसी सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बताएगा कि ये इस डेट को सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है। हमने डिसाइड करना होगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से किस फेज में अकर हुआ है और इस सिचुएशन में हमने क्या करना है एज ऑडिटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो हमें बताता है कुछ डेट्स के बारे में। ये डेट समझ लेना बहुत अहम है, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं डेट्स के मुताबिक डिसाइड होती है। कहता है जी सबसे पहले आती है डेट, ये मैं तरतीब से बता रहा हूं, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बैलेंस शीट डेट भी कहते हैं या ईयर एंड भी कहते हैं। जैसे 31 दिसंबर, यह है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट डेट। फिर इसके बाद बैलेंस शीट डेट के बाद डेट आती है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स। याद रखिए, लॉ 2 तरह की अप्रूवल डिस्कस करता है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। एक है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर्स और एक है एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एजीएम। यहां पे जिस अप्रूवल की बात कर रहा है वो है अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मेंबर्स अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो डेट हमारे इस स्टैंडर्ड में इररेलेवेंट है। हमारे स्टैंडर्ड में रेलेवेंट डेट कौन सी है? वो डेट जब डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करेंगे बैलेंस शीट डेट के बाद, एग्रीड? अच्छा, बैलेंस शीट डेट फर्स्ट कीजिए 31 दिसंबर है बैलेंस शीट डेट, अप्रूव की फॉर एग्जांपल 20 फरवरी को। क्या बी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर से पहले ऑडिटर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है या कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है? वह प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेकिन याद रखें प्रोसीजर को कंक्लूड तभी किया जाता है जब डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं, उसके बाद ऑडिटर प्रोसीजर कंक्लूड होते हैं। पहली डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरी डेट अप्रूवल बाय डायरेक्टर, तीसरी डेट ऑडिट रिपोर्ट की, जिस दिन ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करेगा।
और लास्ट डेट है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो डेट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की जाती है। यानी जब ऑडिटर रिपोर्ट पे साइन कर लेता है उसके बाद ये रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंटिटी को, कंपनी को। कंपनी इस रिपोर्ट को हासिल करके पब्लिशिंग के लिए कुछ टाइम ले लेती है, 2 से 3-4 दिन, और फिर इसके बाद रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पब्लिश की जाती है। तो ये डेट्स एक दफा तसल्ली के साथ तरतीब से अपने जहन में बिठा ले, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो ये डेट्स कंसेप्ट को समझने में बहुत काम आएंगी। बैलेंस शीट डेट, फिर उसके बाद अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स, उसके बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको इशू हो रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। अच्छा, कब इशू होती है? जब एजीएम होती है तब, या एजीएम से 21 दिन पहले जब नोटिस ऑफ एजीएम दिया जाता है तब? हाँ, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ। आपने कंपनी लॉ में ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एजीएम से 21 दिन पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम के नोटिस के साथ इशू की जाती है शेयर होल्डर्स को, और स्टॉक एक्सचेंज में भी भिजवाई जाती है। ये डेट्स क्लियर है? अच्छा, अब सुनिए सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन। ये तो मैंने कुछ डेट्स आपको बताया ना सबसे। अच्छा, आधे से, इस स्टैंडर्ड का आधे से ज्यादा कंसेप्ट सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में छुपा है। ये डेफिनेशन अकाउंटिंग में डिफरेंट है और ऑडिट में डिफरेंट है। IAS 10 सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करता है, और हमारा ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करता है। सुनने, और एग्जांपल्स भी डिफरेंट है। मजे की बात, डेफिनेशन भी डिफरेंट और एग्जांपल भी डिफरेंट। क्या बताया? ISA 560 के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल डिफरेंट है, और IAS 10 के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिफरेंट है। सुनिए पहले IAS 10 क्या कहता है? IAS 10 कहता है, डेफिनेशन सुनिए, कहता है बैलेंस शीट डेट से लेके जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू नहीं होते, बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस दरमियान में जितने भी इवेंट होंगे वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। कब से शुरू होके? डेट, बैलेंस शीट डेट से लेके कब तक? डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये डेट ऑफ इशुएंस ही समझे, डेट ऑफ इशू ही समझे। ऑथोराइजेशन का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, बल्कि क्या यूज करूंगा? डेट ऑफ इशू ऑफ। तो अकाउंटिंग ये कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? बैलेंस शीट डेट से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। क्या कहती है अकाउंटिंग? सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? बैलेंस शीट डेट से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। क्लियर? अब आगे सुने, ऑडिट क्या कहता है? सब्सिक्वेंट 560 कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट है बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। फर्क समझ आया? ऑडिट के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट्स कब से कब तक है रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की? वो कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट तक की रिस्पांसिबिलिटी है। और अकाउंटिंग क्या कहती है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट डिफरेंट है। किसका एंडिंग पॉइंट या स्कोप ऑफ डेफिनेशन वाइडर है? अकाउंटिंग का कि ऑडिट का? अकाउंटिंग का, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद इशू होगी। यहां पे अगर आप देखें, ये आपके सामने टाइम लाइन है, ये ईयर एंड है 31 दिसंबर, ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है 6 अप्रैल, ये डेट ऑफ इशू है 10 अप्रैल। अकाउंटिंग IAS 10 के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट कब से कब तक है? बैलेंस शीट डेट से लेके इश्यूएंस ऑफ 10 अप्रैल तक। ऑडिट के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट रिस्पांसिबिलिटी कब तक है ऑडिटर की? डेट से लेके 6 अप्रैल तक। ये डेफिनेशन का फर्क सामने जहन में रखना है। ये डेफिनेशन का फर्क, भाई बात समझ आ गई? अकाउंटिंग किसी और तरीके से डिफाइन कर रही है, ऑडिट किसी और तरीके। आगे सुने, कहानी ट्विस्ट यहीं पे खत्म नहीं हुआ, एग्जांपल्स भी डिफरेंट है। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की 2 टाइप्स हैं। अकाउंटिंग क्या कहती है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स की 2 टाइप्स हैं, एक है एडजस्टिंग इवेंट, एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं विच प्रोवाइड एविडेंस या फॉर विच कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ऐसे इवेंट्स जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी वो है एडजस्टिंग इवेंट। जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो अचानक हुए, उनका कुछ पता नहीं था पहले, उनका कोई चांस नहीं था पहले, वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसे ही है अकाउंटिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे डिफाइन करती है? एडजस्टिंग में और नॉन एडजस्टिंग में। एडजस्टिंग कौन से? जिनके अकर होने का पहले चांस था, और नॉन एडजस्टिंग कौन से? जिनके अकर होने का चांस नहीं था। है कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। याद है? कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट एडजस्टिंग इवेंट, कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ एग्जांपल्स याद है आपको अकाउंटिंग की, IAS 10 की? क्या अगर नहीं है, एक एग्जांपल भी याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जाके आपने IAS 10 को देख लेना, सिर्फ एग्जांपल्स की हद तक। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स,
नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल। तो जरा बताइए फेमस एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? बैंकरप्सी ऑफ डेटर, ईयर एंड के बाद डेटर का बैंकरप्ट हो जाना और रिकॉर्ड जल एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाना। ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग? ईयर एंड के बाद आग लग जाना, एसेट का डिस्ट्रॉय हो जाना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बैंकरप्सी ऑफ डेटर क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। और लीगल केस का फैसला होना, ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। गवर्नमेंट का एसेट्स नेशनलाइज कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, गवर्नमेंट का कोई बैन लगा देना, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लॉ सडनली नॉर्मली पास करती है, बैन वगैरह इम्पोज करती है। इसी तरह इन्वेंट्री की एनआरवी, ये एडजस्टिंग इवेंट है। और मेजर रिस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन करना, ये नॉन एडजस्टिंग है। गारंटीज इश्यू करना, ये नॉन एडजस्टिंग है। मैं रिकमेंड करता हूं, हाईली रिकमेंडेड, कुछ लिस्ट तो वैसे हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं IAS 10 में एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, उसको एक नजर देख लीजिएगा। देख लेंगे जी। चलिए, वैसे उम्मीद है कि जो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किया एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में एग्जांपल में से पूछेगा, फिर भी कहता हूं। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, कौन सा इवेंट एडजस्टिंग है, कौन सा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये कैसे पता चलता है भला? हाँ, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे या नहीं। यानी नॉर्मली, या सुने अल्फाज गौर से सुने, नॉर्मली ईयर एंड के बाद लीगल केस का डिसीजन हो, एडजस्टिंग इवेंट है। ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो जाए, एडजस्टिंग इवेंट है। ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री का बिलो कॉस्ट सेल होना, एडजस्टिंग इवेंट है नॉर्मली, हमेशा नहीं। अगर ये किसी ऐसी चीज की वजह से इवेंट हो जो कि जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं। पूछे कैसे? सुनिए, केस ईयर एंड से पहले फाइल हुआ, फैसला ईयर एंड के बाद हुआ, एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग, शाबाश। और अगर केस फाइल ही ईयर एंड के बाद हुआ, नॉन एडजस्टिंग। डेटर बैंकरप्ट हो गया, नॉर्मली जाहिर है पिछले कई अरसे से नेगेटिव सिचुएशन चल रही होती है, ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया नॉर्मल हालात में, ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। और अगर पता चला ईयर एंड के बाद डेटर की फैक्ट्री में आग लगी थी जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ, अब ये क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। इसका मतलब है एग्जाम्पल एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग नहीं बताएगी, उसके फैक्ट्स बताएंगे कि कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। नॉर्मल हालात में ईयर एंड के बाद वो कहता है इन्वेंट्री कॉस्ट से कम पे सेल हुई, ये क्या है? एडजस्टिंग। और अगर कहता है कि जी ईयर एंड के बाद कंपेटिटर ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका ईयर एंड पे नामो निशान भी नहीं था, और उसकी वजह से अब ईयर एंड के बाद ही हमारी इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो गई, अब ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। तो समझ रहे हैं, नॉर्मल हालात में ये एग्जांपल एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो क्लियरली बता दे कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने फैसला एग्जांपल की बेस पे करना है या कंडीशन की बेस पे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्लासिफिकेशन फॉलो करें जो आपको नोट्स में दी गई है कि जो एडजस्टिंग की इवेंट लिस्ट में है इवेंट वो एडजस्टिंग है, जो नॉन एडजस्टिंग की लिस्ट में है वो नॉन एडजस्टिंग में, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जब क्लियरली बता दे कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर क्या फैसला किस बेस पे करना है? एग्जाम्पल की बेस पे या कंडीशन की बेस पे? कंडीशन की बेस पे। ये बात समझ आई? फिर से चलते हैं 560। बताइए अहम डेट्स कौन कौन सी आई है 560 में? बैलेंस शीट डेट, अप्रूवल, ऑडिट रिपोर्ट, इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 4 डेट्स, कौन सी डेट फिर से बताएं भैया, प्यारे भाई, फिर से 4 डेट्स कौन सी आई है 560 में? अहम कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट, बोले बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल बाय डायरेक्टर, और ऑडिट रिपोर्ट की डेट, और इश्यूएंस। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमारे स्टैंडर्ड का नाम है, ये अकाउंटिंग में भी डिस्कस हुआ, ऑडिट में भी। अकाउंटिंग में इसकी डेफिनेशन एग्जांपल डिफरेंट है, ऑडिट में इसकी डेफिनेशन एग्जांपल डिफरेंट है। अकाउंटिंग क्या कहती है? सब्सिक्वेंट क्या है? बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। ऑडिट क्या कहता है? बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक। यहां तक क्लियर है? एक तो डेफिनेशन का फर्क, इसका मतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर अगर होता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के मुताबिक उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना है, लेकिन ऑडिट के रूल्स के मुताबिक ऑडिटर की जिम्मेदारी कोई नहीं। ये बात समझ आएगी नहीं? ये बात समझ आए? यानी अकाउंटिंग के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट है पॉइंट ए से लेके सी तक, ऑडिट के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट्स है पॉइंट ए से लेके बी तक।
और बी और सी के दरमियान में 6 और 10 के दरमियान में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है, अकाउंटिंग के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होगा और ऑडिट के मुताबिक ऑडिटर की जिम्मेदारी। क्लियर? ये एक डेफिनेशन। अब सुने आगे, एग्जांपल्स का भी फर्क है। अकाउंटिंग में सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल्स को डिफरेंट वे में बताया गया है, ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल्स को डिफरेंट वे में बताया गया है। अकाउंटिंग में क्या कहा गया है भाई, एडजस्ट सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन ऑडिट में कैसे बताया गया है, सब्सिक्वेंट इवेंट की क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है इवेंट अगर कब हुआ। ऑडिट में ये नहीं कहा कि अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है, नहीं कहा। अकाउंटिंग में ऐसे ही कहा ना, एडजस्टिंग इवेंट है अमाउंट्स में एडजस्ट करो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है डिस्क्लोज करो। अकाउंटिंग में ऐसे ही कहा। ऑडिट में कहा नहीं, ऑडिटर की जिम्मेदारी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि अकर कब हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट अकर कब हुआ। सब्सिक्वेंट इवेंट ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में अकर हुआ या डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक अकर हुआ या के इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। भाई को समझ आए? तो ऑडिट के मुताबिक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, क्या इस चीज से कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, या इस चीज से कि इवेंट अकर कब हुआ। ये बात बताइए पे की है नहीं। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा है कि काउंटिंग के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिफरेंट है, और ऑडिट के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिफरेंट है। बताइए ये पॉइंट, ये समझ आ गई ना? आगे आसान है काम, आगे आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है जी अब हमने स्टडी क्या करना है, बेसिकली हमने यही स्टडी करना है कि ईयर एंड के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आईएसए 560 क्या बताता है, क्या बताता है? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की। कौन कौन सी? बैलेंस शीट डेट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट से पहले के सब्सिक्वेंट इवेंट की, फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईएसए 560 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ऑडिटर की। कौन कौन सी? ऑडिट बैलेंस शीट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले, पहली है। दूसरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, दूसरी। और तीसरी कब की? आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, जल्दी से पक्का कर दे कंसेप्ट हमारा। आईएसए 560 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। कौन कौन सी? बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, शाबाश। उसके बाद दूसरी ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक, शाबाश। और तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद। क्लियर? अब ये हमने तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़नी है और इसके बाद स्टैंडर्ड खत्म। डन जी? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई नहीं, वो ये कहता है कि लीगल पर्पस के लिए, स्टैंडर्ड ये कहता है लीगल पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर से भी अप्रूव करवाना पड़ता है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस है कि एजीएम में शेयर होल्डर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं। कहते हैं ऑडिट पर्पस के लिए, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अप्रूवल इररेलेवेंट है। ऑडिट पर्पस से कौन सी अप्रूवल रेलिवेंट है? जो डायरेक्टर्स देते हैं, यानी डायरेक्टर की अप्रूवल का मतलब है डायरेक्टर ने जिम्मेदारी ली है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई है और हम इसके जिम्मेदार हैं, और हमने जो कहा था जिम्मेदारी पूरी करेंगे एंगेजमेंट लेटर में, ये लेकर दे। तो हमारे लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल रेलिवेंट है, मेंबर्स की अप्रूवल इररेलेवेंट है। वो लीगल पर्पस के लिए होती है, ऑडिट पर्पस के लिए नहीं। ठीक है जी? ऑडिट पर्पस के लिए कौन सी अप्रूवल रेलिवेंट है? डायरेक्टर्स की। शाबाश। चलिए अब आते हैं हम अपने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारे बाकी लेक्चर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने क्या सीखना है? हाँ, बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे हिस्से में क्या सीखेंगे? ऑडिट रिपोर्ट से फाइनेंशियल इशू होने तक। तीसरे हिस्से में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद। अब चलिए पहला हिस्सा, ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर होंगे, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर होंगे, इससे गर्ज नहीं है कि वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, कोई से भी हो, कोई से भी इवेंट सब्सिक्वेंट हो,
ऑडिटर की इसके बारे इन इवेंट्स के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्टिव रिव्यू की। एक्टिव रिव्यू की एक होती है एक्टिव रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है पैसिव रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई क्या फर्क है दोनों में? एक्टिव रिव्यू का मतलब है खुद से भागदौड़ करके इवेंट ढूंढो और इवेंट मिले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इंक्लूड करवाओ। एक्टिव रिव्यू या एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? खुद से भागदौड़ करो और इवेंट्स ढूंढो, इवेंट्स मिल जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाओ। यह है एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ऑपोजिट क्या है? पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खुद आराम से बैठे रहो, कोई भागदौड़ नहीं करनी। लेकिन अगर कोई इवेंट चल के हमारे पास आ जाए, अगर कोई इवेंट चल के हमारे पास आ जाए तो फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाओ। यानी हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि कोई इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है तो क्या करें? फाइनेंशियल में कमेंट करें। यानी एक्टिव प्यासा कुएं के पास जा रहा है एक्टिव रिव्यू में, और पैसिव रिव्यू में कुआं प्यासे के पास आ रहा है। वो इवेंट किसी वजह से खुद चल के ऑडिटर के पास आ गया तो ऑडिटर ये नहीं कहेगा नहीं 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 नहीं, ऑडिटर कहेगा ठीक है आगे हो, वेलकम, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं ढूंढ नहीं रहा था तुम्हें, लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट मेरे सामने आ गया, एक्शन लूंगा। तो एक्टिव रिव्यू है एक है पैसिव रिव्यू। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? ईयर एंड बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्टिव रिव्यू की। एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और सब्सिक्वेंट इवेंट्स ढूंढना है। खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए भाई? टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बहुत आसान, ये 5 प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने के लिए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? ये 5। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट से कहेंगे हम तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ही लेंगे। आपकी भी तो जिम्मेदारी है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताइए आपका क्या सिस्टम है, आपके क्या प्रोसीजर्स हैं, आप किस तरीके से सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं? मैनेजमेंट के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। याद रखिए ये अप्रोच के पहले मैनेजमेंट से शुरू करो। ये और भी बड़े स्टैंडर्ड्स में, जैसे एक स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड हमें बताना है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक स्टैंडर्ड है ISA 550 कौन सा स्टैंडर्ड वाला? रिलेटेड पार्टीज का। वो कहता है ऑडिटर रिलेटेड पार्टी को ढूंढेगा, लेकिन कहता है ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर है, पहला प्रोसीजर पता क्या है? मैनेजमेंट के सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है ना, मैनेजमेंट से पूछो वो कैसे ढूंढ रही है, वो कैसे रिलेटेड पार्टी को ढूंढ रही है, वो कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढ रहे हैं। मैनेजमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। फिर इसके बाद इंक्वायर करो मैनेजमेंट से कि कहीं कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर तो नहीं हुआ। बड़े बड़े सब्सिक्वेंट इवेंट्स के नाम लो मैनेजमेंट से। बड़े सब्सिक्वेंट इवेंट का नाम बताइए, कौन सा? फायर। मैनेजमेंट से पूछे क्या ईयर एंड के बाद आपके किसी गोदाम में, किसी ब्रांच में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कहीं आग लगी है? इंक्वायर करें। क्या ईयर एंड के बाद के लीगल केस का फैसला हुआ है? इंक्वायर करें मैनेजमेंट से। क्या ईयर एंड के बाद कोई सिग्निफिकेंट डेटर बैंकरप्ट हुआ है? इंक्वायर करें। ये है इंक्वायर। मैनेजमेंट का सिस्टम अंडरस्टैंड करें, मैनेजमेंट से इंक्वायर करें वन बाय वन सब्सिक्वेंट इवेंट्स का नाम लेके कि ये कर तो नहीं हुआ, ये कर तो नहीं हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करें, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स, शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट्स। लेकिन कौन सी मीटिंग? जो ड्यूरिंग द ईयर हुई है या आफ्टर द ईयर? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े। कौन सी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसके साल की या सब्सिक्वेंट ईयर की? लेटेस्ट सब्सिक्वेंट ईयर की। ठीक है, रीड मिनट्स होगा, रीड इंटर और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें मैनेजमेंट से कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया और सारी के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स बता दिए। क्लियर? तो पहले मुझे ये बताइए कि 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से ऑडिटर की। हम किस जगह पे खड़े हैं? पहले लेवल पे, लेवल 1। लेवल 1 कौन सा पॉइंट है? ईयर एंड के बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले। इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्टिव। यानी ऑडिटर खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने के लिए, खुद भागदौड़ कर रहा है। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढने के लिए? अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायर मैनेजमेंट, रीड मिनट्स, रीड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटन रिप्रेजेंटेशन। शाबाश। जब ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिटर तो जरा सोच के बताइए, यहां तो उसे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नजर आएगा या नहीं मिलेगा? ऐसे ही होगा ना, यहां तो सब्सिक्वेंट इवेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं मिलता, स्टैंडर्ड यही खत्म, क्लोज करें, कोई और काम करें। लेकिन अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाता है
अगर कोई सब्सीक्वेंट इवेंट मिल जाता है, अगर कोई सब्सीक्वेंट इवेंट मिल जाता है, फिर ऑडिटर क्या करेगा? वहां फिर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। कौन सा प्रोसीजर करेगा? कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? डिपेंड करता है इवेंट पे, कौन सा इवेंट आया सामने। ठीक है, यानी अगर तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करके कोई सब्सीक्वेंट इवेंट सामने नहीं आया, स्टैंडर्ड यही क्लोज्ड। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर सामने आया तो आपने क्या करना है? फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये प्रोसीजर उस सब्सीक्वेंट इवेंट को वेरीफाई नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना? पक्का? हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया, कुछ लीगल केस आ गया, पता चला कि एक लीगल केस का फैसला कंपनी के खिलाफ हो गया, हमारे क्लाइंट के खिलाफ हो गया। हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए और इसे पता चला कि एक लीगल केस ऐसा था जिसका फैसला कंपनी के खिलाफ हो गया। क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज करना है लीगल केस का डिस्क्लोज। ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? लीगल केस का फैसला आ जाना एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग है कि फिर अभी तो नॉन एडजस्टिंग कर रहे थे, ऐसे ना करें हैं, थोड़ी सी देर में आप बदल जाते हैं, ऐसे तो ना किया करें। बताइए, लीगल केस का फैसला आना ये रेंट के बाद एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग? शाबाश, एडजस्टिंग। तो हमने डिस्क्लोज नहीं करना बल्कि काउंट फॉर करवाना है, डिस्क्लोज नहीं करवाना। क्वेश्चन मेरा ये है कि किस अमाउंट पे काउंट फॉर करवाना है, एडजस्ट करवाना है किस अमाउंट पे, ये कैसे पता चलेगा? लीगल केस को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताइए। लॉयर को कंफर्मेशन, शाबाश, डिसीजन की कॉपी मंगवा लेंगे और देखेंगे क्या हमारे क्लाइंट ने या जो दूसरी पार्टी थी उसने कोई अपील फाइल तो नहीं की। ये प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अहम, अगर केस स्टडी के अंदर वो कोई स्पेसिफिक इवेंट बता दे ईयर एंड के बाद, नाम लेके कि लीगल केस आया, इन्वेंट्री का मसला आया, डेटर का मसला आया, फायर का मसला आया, कोई नाम लेके इवेंट बता दे, हमें उस इवेंट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताने हैं कि नहीं? बताइए, बताने हैं। ये तो हमारा 100% रूल है कि केस स्टडी के अंदर किसी भी इवेंट का जिक्र कर देना, हमने उसके प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये वो जब कभी सब्सीक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है ना, साथ में सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कंसेप्ट भी टेस्ट कर रहा है। वो कैसे? वो कोई ना कोई सब्सीक्वेंट इवेंट बता देता है कि कौन सा इवेंट अगर हुआ, और हमने उस सब्सीक्वेंट इवेंट को सामने रख के उसको वेरीफाई करने के प्रोसीजर्स बताने हैं। ईयर एंड के बाद कहता है आग लग गई, हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया, पता चला एक गोदाम में आग लग गई, मटीरियल अमाउंट की इन्वेंट्री थी जो जल गई। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए क्या? नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी मेंटेन कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवाई कि नहीं करवाई, ठीक है, और फिजिकल लोकेशन जाके विजिट कर लेंगे, वहां पे कोई आग लगने के आसार हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस। तो अहम कंसेप्ट क्या किया केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं। अगर केस स्टडी में सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र करते हुए वो कोई स्पेसिफिक इवेंट मेंशन कर दे, तो उस इवेंट की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हमने बताने हैं। डन जी। यहां से अगर पता चले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है तो उसके प्रोसीजर में बता देंगे, और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करें, इसमें एडजस्ट या डिस्क्लोज करें। अगर मैनेजमेंट एडजस्ट या डिस्क्लोज करती है जो भी करना चाहिए तो ठीक, वरना इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। ईयर एंड के बाद कोई आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने से एक सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आया, रिक्वायरमेंट में आपने पूछा था आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। चूंकि प्रोसीजर इवेंट आइडेंटिफाई हो चुका है, तो आपने कहा हम उस इवेंट को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के 3-4 प्रोसीजर बता दिए, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे? मैनेजमेंट से कहेंगे इसको करेक्ट करें। अगर मैनेजमेंट इसे करेक्ट कर देती है तो क्या करना? अनमोडिफाइड रिपोर्ट फारग। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देती है क्या करें? हाँ शाबाश, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा अगर मैनेजमेंट करेक्ट। लेकिन चूंकि सब्सिक्वेंट इवेंट है तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। याद है कि नहीं याद? आईएसए 706 में पढ़ा था कि नहीं कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर हो तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, तो वो करेंगे। और अगर मैनेजमेंट इसे करेक्ट नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट देखेंगे
उसके मुताबिक क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट को। कुछ समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई पहले हिस्से की। 3 हिस्सों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्कस करनी है। पहले हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, बताइए कुछ समझ आई कि नहीं है? पक्का? ब्रेक लेनी है 1-2 मिनट की, आगे चलें? फ्रेश है? समझ? ब्रेक लो, आपने किया इतनी देर? ब्रेक एक शर्त पे दूंगा, 2 मिनट की ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद आपको समरी सुनानी होगी अभी तक क्या हुआ। बोले डील कंटिन्यू करें? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि ईयर एंड के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होगी। एग्रीड? हमने पढ़ा ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन प्रोसीजर के नतीजे में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए तो उसने उनको वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फिर देखना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो मिस स्टेटमेंट, किया गया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एमसीक्यू मैटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या हो अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दुनिया में ऐसा मुमकिन है कि सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले अगर हो? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, इसमें बताइए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग ने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने तक जिम्मेदारी। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह हुआ अगर ऑडिट रिपोर्ट इस डेट और इश्यू ऑफ फाइनेंशियल इस डेट के दरमियान में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करे और ऑडिटर को इन्फॉर्म करे। ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस फेज के इवेंट्स को आइडेंटिफाई करे। ये ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करें। प्रैक्टिस हमें बताती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे, साइन कर दे और उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट पता चले। प्रैक्टिस हमें कहती है 2 रीजंस की वजह से ऐसे होता है। 2 रीजन। पहली रीजन ये है कि मैनेजमेंट को पता चला कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है और मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर दे ऑडिटर को। और दूसरी रीजन, ऑडिटर कोई अदर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा था सेम क्लाइंट पे। ऑडिटर कोई हम एक ही क्लाइंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो ऑडिटर कोई अदर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा था जिस पे उससे पता चला कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है। अच्छा, अब पता चल गया, चाहे मैनेजमेंट ने बताया चाहे ऑडिटर को खुद से पता चला। ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चल गया ऑडिटर को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑडिटर खुद से तलाश नहीं कर रहा था, सब्सिक्वेंट इवेंट चल के ऑडिटर के पास आ गया। ऑडिटर की आंखें बंद कर ले, क्योंकि अकाउंटिंग कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये प्रोसीजर ढूंढने की, क्योंकि एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक की है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है कि खुद से प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने, लेकिन अगर प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर सब्सिक्वेंट, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने बता दिया, किसी और ने बता दिया, ऑडिटर कोई और काम कर रहा था तो उसे इवेंट का पता चल गया, तो ऑडिटर ने क्या करना है? सबसे अहम क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या इस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले फाइनेंशियल जो इवेंट अगर हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? $1,000,000 क्वेश्चन। होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि पहले लेवल 1 पे आप ये इशू उठा लेंगे।
आपने लेवल 1 पे नहीं लेवल 2 पे उठाया। मैंने अल्फाज पता क्या बोले थे कि सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं। मैंने ये नहीं बोला था एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला था डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं। क्या बोला था? लफ्ज इंक्लूड में एडजस्टिंग इवेंट भी शामिल है, नॉन एडजस्टिंग भी शामिल है। पहुंचे हैं? या इंक्लूड की बजाय ना एक और लफ्ज भी स्टैंडर्ड ने इजाद किया हुआ है, अमेंड्स। बताइए क्या ऑडिट रिपोर्ट के बाद, $1 मिलियन क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होनी चाहिए कि नहीं? अब तो नहीं बोलेंगे कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि लफ्ज अमेंडमेंट इंक्लूड्स एडजस्टमेंट भी, डिस्क्लोजर भी। अमेंडमेंट होनी चाहिए कि नहीं ये बताइए? पक्का? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन फॉर इशू यानी इशू तक का होना चाहिए। ऑडिटर को पता चला, ऑडिटर खुद ही ठीक कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए कि मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए? मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। मैनेजमेंट दो तरह की होती है, याद रखिए, एक गुड मैनेजमेंट, एक बैड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितनी तरह की होती है? दो, गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट हुई तो मैनेजमेंट क्या करेगी? देखिए ये यही केस है ना, ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, भाई यही केस है ना। ये था हमारा लेवल 1, लेवल 1। ये फेज क्या है हमारा? लेवल 2। ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए? इस पे पक्के रहिएगा, इस पे अगर आप हिले ना तो कंसेप्ट हिल जाना सारा। अमेंडमेंट होनी चाहिए, एग्रीड? 100% एग्रीड। बागे बागे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, करनी तो अमेंडमेंट मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबल वही है। या तो मैनेजमेंट गुड निकलेगी या बैड निकलेगी। गुड मैनेजमेंट हुई तो क्या कहेगी? सर हम अमेंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर बैड मैनेजमेंट हुई तो क्या कहेगी? सर हम अमेंड नहीं करते। अगर मैनेजमेंट ने कहा कि सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करते हैं, यहां गौर से सुनिएगा, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुके थे, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट डाल चुके थे 6 अप्रैल की, उसके बाद 8 अप्रैल को मसला आया सामने। 6 अप्रैल की ऑडिट रिपोर्ट की डेट डाल चुके, 8 अप्रैल को मसला सामने आया, भागे भागे मैनेजमेंट के पास गए, सर क्या करना है? मैनेजमेंट ने कहा अमेंड करते हैं सर। फैसला, लीगल केस का फैसला 8 तारीख को आया, एडजस्टिंग इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते हैं। मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगी, करेगी। ऑडिटर क्या करेगा? अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, क्या हाँ, यानी वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। यूं बोले ना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी, ऑडिटर क्या करेगा? अमेंडमेंट को वेरीफाई करेगा। यानी जो इवेंट हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी लिखने हैं कि नहीं लिखने? बस सोचें, वो वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो यहां पे जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था उसके परफॉर्म किए थे, जो यहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है उसके भी वेरिफिकेशन प्रोसीजर नहीं आएंगे। और ये आप केस स्टडी में लिखना भूल जाएंगे। आप कहेंगे वो तो सर ने ऑडिट रिपोर्ट से पहले जो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होते थे ना उनके बारे में कहा था कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट है उनके तो वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करते। क्या करते हैं? और भाई वो जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन गई ना, आप पे लाजिम है मरते मर जाएं उसको छोड़ना नहीं है, उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करने, उस पर जो चीज जब जिस मर्जी स्टेज पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाए प्रोसीजर परफॉर्म करना। चलिए, मैनेजमेंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करते हैं, हमने कहा करो, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड की, हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन के प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। प्रोसीजर परफॉर्म किए, वेरिफिकेशन हो गई, अब क्या करना है? अब क्या करना है? ऑडिट रिपोर्ट, पुराने वाली के नई वाले? पुराने वाली के नई वाली? न्यू आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी न्यू आ रही है कि नहीं आ रही? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यू आ रही है कि पुरानी वाली हैं?
तो ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं आएगी, पुरानी वाली आएगी? नहीं आएगी, न्यू ऑडिट रिपोर्ट। स्टैंडर्ड एक और वर्ड यूज करता है और अमेंडेड रिपोर्ट। अमेंडेड रिपोर्ट को इग्नोर कर दें, हमेशा क्या वर्ड यूज करना है आपने? न्यू रिपोर्ट, अपडेटेड रिपोर्ट। न्यू रिपोर्ट आई, अब इसमें मसला आने लगा, इसमें मसला आने लगा। ध्यान से जरा, कंसेप्ट किस जगह पे खड़े हैं ये पता है आपको? रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ, मैनेजमेंट से पूछा क्या करना, उसने कहा सर अमेंड करते हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड की, हमने उसकी अमेंडमेंट को वेरीफाई किया। उसके बाद चूंकि मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडेड है, रिवाइज्ड है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज्ड होनी चाहिए। हमने कहा नई रिपोर्ट आएगी भाई, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं होगी। नई ऑडिट रिपोर्ट पे डेट क्या होगी? 6 डेट होगी या 8 डेट होगी जिस दिन इवेंट अकर हुआ था? बताइए 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 बताइए। 6 के 8? 8 क्यों नहीं? 6 खुदा का खौफ कर भाई। ऑडिट रिपोर्ट 6 को दे दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 को बन रही है, ऐसा नहीं होता। ऑडिट रिपोर्ट 6 की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिवाइज अप्रूव हुई है ना, जिनमें 8 तारीख का इवेंट आया है। तो ऐसा पॉसिबल है? सोचे ऑडिट रिपोर्ट 6 तारीख की हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 तारीख को बनी हो, पॉसिबल है? ये कह रहा है पॉसिबल है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज हुई, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई 8 को, तो ऑडिट रिपोर्ट भी कौन सी होनी चाहिए? 8 या उसके बाद वाली, पहले वाली थोड़ी होनी चाहिए। क्लियर? अब यहां पे ट्विस्ट, फिर ट्विस्ट। असल में ट्विस्ट आया नहीं था, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुई तो ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज होनी चाहिए और उसकी डेट रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो उसके बाद वाली होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है। असल क्वेश्चन क्या है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिवाइज वाली है, इस पे अगर 8 की लिखते हैं तो असूल के और ऑडिट रिपोर्ट की डेट 8 है, तो असूल के मुताबिक जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक करने होते हैं ना। एक्टिव रिव्यू कब तक है? एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कब तक है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। वो जो पहले 6 तक थी, अब बढ़ के क्या हो गई? 8 हो गई। ऑडिटर ने कहा मर गए हम। क्यों कहा? एक्टिव रिव्यू सारा एक्सटेंड करना पड़ेगा। हालांकि इवेंट सिर्फ एक हुआ है, लीगल केस, लेकिन चूंकि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 6 से एक्सटेंड होके 8 हो गई, तो बाय डेफिनेशन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी भी सारी की सारी एक्सटेंड हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ रही बात की? पहले ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी चूंकि ऑडिट रिपोर्ट 6 की थी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी 6 तक की थी। अब ऑडिट रिपोर्ट को अपडेट करके 8 कर दिया और सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड होके 8 तक की हो गई। ऑडिटर ने कहा इतना काम तो हम मुश्किल से कर पाएंगे। हो गए मुश्किल के नहीं? मैनेजमेंट से कहा कोई ऐसा तरीका है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम सिर्फ मजीद ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमारी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड ना हो। लॉयर को फोन किया, लॉयर ने कहा एक तरीका है। एक तरीका है, किस चीज का तरीका? कि हम हमारे एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड ना हो। देखिए हमारे इस वक्त हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या है? इस पॉइंट पे खड़े हो गए कि हमारी एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एक सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एक्सटेंड हो रही है। हमारी एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एक सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही? उसकी वजह से हमें बाकी सारे एरियाज पे भी अपने प्रोसीजर बढ़ाने पड़ रहे हैं, एक्टिव रिव्यू वाले। तो हमने लॉयर से पूछा, स्टैंडर्ड यहां पे ये कहता है अपने लॉयर से पूछो जाके। अगर अब अगले अल्फाज गौर से सुनिएगा, अगर तो लॉ अलाउ करता है रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, क्या बोले जरा? इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, फिर बोले इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर लॉ इजाजत देता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करे ना, तो वो अमेंडमेंट सिर्फ उस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हो, लीगल केस तक। बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रीज कर दी, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रीज कर दी। अमेंडमेंट की तो रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड से क्या मुराद है? सिर्फ उसी सब्सिक्वेंट इवेंट की हद तक। अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ करे तो इसमें मैनेजमेंट भी खुश, ऑडिटर भी खुश। कैसे?
मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ऑडिटर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा सिर्फ अमेंडमेंट तक। एडजस्टिंग एंट्री करके, और अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता, अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता, तो मैनेजमेंट सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल करेगी और ऑडिटर को सारे के सारे प्रोसीजर अपने एक्सटेंड करने पड़ेंगे मजबूरन। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? ये रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का मतलब क्या है ये पता चला है आपको? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ वही एरिया अमेंड किया जाए जहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। और लॉ डज नॉट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या है कि सारी फाइनेंस, इसका मतलब है मैनेजमेंट भी देखेगी, मैनेजमेंट भी देखेगी कि कोई और सब्सिक्वेंट इवेंट किसी और एरिया में तो नहीं है। इसमें मैनेजमेंट का इंटरेस्ट और ऑडिटर का इंटरेस्ट एक जैसा हो गया। अगर तो लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ कर दे, मैनेजमेंट भी खुश, ऑडिटर भी खुश। मैनेजमेंट क्यों खुश कि उसने सिर्फ उसी एरिया में अमेंडमेंट करनी है फाइनेंशियल, और ऑडिटर क्यों खुश, उसकी सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हुई जरूर लेकिन सिर्फ उसी इवेंट तक। और अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता, मैनेजमेंट सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करेगी, यानी बाकी एरियाज को भी देखेगी, जहां जहां जरूरत पड़ी तो करेगी। और ऑडिटर भी क्या करेगा, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अपडेट करेगा। यही बात यहां पे समझा रहा है कि अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करे तो हमने देखना है रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत है या रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत नहीं है। अगर लॉ ने रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की, रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का लफ्ज समझ रहे हैं, अगर लॉ ने रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत दी, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अमेंडमेंट पे और अपने सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी की सारी अपडेट नहीं होगी। ऑडिटर न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें 2 डेट्स होंगी, एक डेट होगी बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और एक डेट होगी रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाले इवेंट के लिए। इसे कहते हैं डुअल डेटिंग। इसे क्या कहते हैं? डुअल डेटिंग। ठीक है। और अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत नहीं देता तो मैनेजमेंट क्या करेगी, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी। ऑडिटर क्या करेगा, जहां जहां अमेंडमेंट हुई है वहां प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा। न्यू ऑडिट रिपोर्ट में डेट कौन सी वाली होगी, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। सिंगल डेट होगी, सिंगल डेट होगी। कौन सी? 8 तारीख। यहां पे क्या कहेगा, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज 8, और फिर अपने सारे प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट के सारे प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा। इसमें ज्यादा काम करना पड़ा। इफ लॉ डज नॉट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, इसमें कि इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, डज नॉट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो गुड मैनेजमेंट का केस था। अब आ जाए बैड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट कहती है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करना, ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले ऑडिटर को पता चला कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, उसने मैनेजमेंट से कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करें क्योंकि काउंटिंग के मुताबिक जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं होती तब तक जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे इंक्लूड करने हैं। मैनेजमेंट ने कहा हम नहीं करेंगे। ऑडिटर क्या करेगा, अगर तो ऑडिट रिपोर्ट उसने साइन कर दी हुई है, साइन कर दी है, लेकिन अभी रास्ते में है, वो अपने बंदे को फोन करके कहेगा वापस आ जाओ ऑफिस, मैंने तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे के भेजा था, वापस आ जाओ। ऑडिट रिपोर्ट अगर अपने पास ही है, ऑडिट रिपोर्ट नॉट डिलीवर्ड टू कंपनी, अगर ऑडिट रिपोर्ट नॉट डिलीवर्ड टू कंपनी है, अपने पास ही है, ऑडिटर उसको फेंक के फाड़ के फेंक देगा और फिर नई रिपोर्ट देगा। नई रिपोर्ट कौन सी देगा भला? क्वालिफाइड या एडवर्स। और अगर ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट तक जा चुकी है, ऑडिटर उनको वार्निंग देगा, क्या, खबरदार खबरदार, मेरी सही ऑडिट रिपोर्ट अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इश्यू ना करना। मैनेजमेंट को वार्निंग देगा। अगर स्टिल मैनेजमेंट अपनी गलत वाली मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है ना, क्यों गलत है, अमेंड नहीं की उसने सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह,
हम उसे कहेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैनेजमेंट फिर भी इशू कर दे तो उसका मतलब वो यूजर्स को धोखा दे रही है। हम लीगल एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, लॉयर से पूछेंगे क्या करना चाहिए। और नॉर्मली लॉयर पता क्या मशवरा देता है, कहता है फिक्र की कोई बात नहीं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर भी दिया तो क्या हुआ, अभी एजीएम होनी है ना, अभी एजीएम होनी है, एजीएम में निपट लेंगे इससे। लॉयर अच्छा मशवरा देता है। भाई कुछ बात समझ आई? नहीं बात समझ आई। मुझे बताइए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आईएसए 560 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। वो 3 लेवल पे, 3 फेजेस पे, 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करता है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। तीसरा इशुएंस से लेके बाद में। पहले में क्विक रिवीजन कर लेते हैं जरा। पहले वाला केस बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्टिव रिव्यू की। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उसने? मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, मीटिंग के मिनट्स पढ़ने हैं, सब्सिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। अगर इन प्रोसीजर से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए, स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसको वेरीफाई। अब जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने गोइंग कंसर्न का एक एक इवेंट पकड़ के उसको वेरीफाई करना सीखा था ना, तो आपके ऊपर अब लाजिम है क्या अब ये जो आगे काम बताने जा रहा हूं ये मुश्किल है, लेकिन जो कर लेगा ना इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट इवेंट का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो अटेम्प्ट कर लेगा। क्या करना है? IAS 10 के एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की लिस्ट पढ़नी है और एक एक इवेंट के बारे में सोचना है। ये अगर एग्जाम में आ गया मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, ये अगर एग्जाम में आ गया मैंने क्या प्रोसीजर बताने हैं। बहुत मुश्किल काम है ना, लेकिन जिसने ये कर लिया बड़े से बड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन आ गया इंशाल्लाह आसानी से कर लेगा। जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। और अगर ये काम ना किया तो फिर कैफ लेवल के क्वेश्चन तो वो कर लेगा, CFAF लेवल का क्वेश्चन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर देखें तो ये टॉपिक तो कैफ में भी था। ये रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला शायद आपके लिए नया कंसेप्ट होगा। ये बाद में ऐड किया था ICAP ने रिसेंटली। कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा। ICAP ने बाद में ऐड किया था। लेकिन असल फर्क किस चीज का आएगा भला? IAS 10, हाँ केस स्टडी में IAS 10 की एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स और एक एक एग्जांपल्स को पकड़ के आपने सोचना है ये अगर एग्जाम में आ गई तो इसको वेरीफाई करने का प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर खुद से समझ आ जाए ठीक, ना प्रोसीजर खुद से समझ आए ना तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है, सर जी ये डिविडेंड वाला है, ये इसका क्या करना है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे हैं, ये रेंट के बाद टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं, इसके क्या प्रोसीजर। जो भी इवेंट जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए ये तो हो गया हमारा लेवल 1। लेवल 2 क्या था? पैसिव रिव्यू। ये कब से कब तक होता है? ऑडिट रिपोर्ट के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले। इसमें अगर कोई इवेंट सामने आ जाए, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग कोई भी, क्योंकि आपको पता है ऑडिट एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पे इवेंट फोकस कम करता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट पे फोकस ज्यादा करता है। इस अरसे में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए, ऑडिटर क्या करेगा? पहले बताइए $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए? तो ऑडिटर क्या मैनेजमेंट से पूछेगा क्या करना है, यहाँ तो मैनेजमेंट गुड होगी या बैड? अगर गुड मैनेजमेंट है अमेंड करेगी। अब अमेंड कैसे करना है? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, अगर यहां तो लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट लाओ करेगा या रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट लाओ नहीं करेगा। हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? जरा बोल ले, मुझे तसल्ली हो जाए। इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, ये है गुड न्यूज। कि इफ लॉ डज नॉट अलाउ, इफ लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्ट, तो इस सूरत में क्या करेंगे? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करेगी, अप्रूवल देगी रिवाइज फाइनेंशियल, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, क्योंकि अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मैनेजमेंट की अप्रूवल भी रिस्ट्रिक्टेड, और ऑडिट रिपोर्ट के प्रोसीजर और ऑडिटर के सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर भी रिस्ट्रिक्टेड। इस सिचुएशन में ऑडिटर रिपोर्ट में एक नहीं 2 डेट्स देता है। डुअल डेटिंग। एक डेट होती है पुरानी वाली बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और एक डेट होती है नई वाली अपडेटेड, वो सिर्फ उसी सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। यानी ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो डेट में 2 डेट्स लिख दे या डेट वाले एलिमेंट में एक ही डेट लिखे, एमसीज और मैटर पैराग्राफ में दूसरी डेट लिख दे।
फॉर एग्जांपल सुनिए, अगर डेट में डुअल डेटिंग करनी है, डेट के जरिए से, आई तो लिखेगा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज 6 अप्रैल 2022 एक्सेप्ट फॉर नोट नंबर 2.6 फॉर विच डेट इज 8 अप्रैल। ये नोट नंबर 2.6 क्या है? लीगल केस। 2 डेट्स हो गई कि नहीं होगी? एक 6 बाकी की रिपोर्ट के लिए, एक 8 उस सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। यहां दूसरा तरीका क्या है डुअल डेटिंग का? उधर नीचे डेट एक ही लिखे 6 अप्रैल और एमसीक्यू मैटर में लिख दे 8 अप्रैल, ठीक है? या अदर मैटर भी दे सकता है, क्योंकि इसमें ना ऑडिटर एमसीक्यू मैटर अदर मैटर दोनों की ज्यादा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद आ गया। इसमें ऑडिटर कहता है एमसीक्यू मैटर यूज कर लो चाहे अदर मैटर यूज कर लो। हमने कहा ये क्या बात हुई, या तो एमसीक्यू मैटर लिखो या अदर मैटर। उसने कहा बात सुनो, सब्सिक्वेंट इवेंट है इसलिए एमसीक्यू मैटर की इजाजत दे रहा हूं। तो हमने कहा अदर मैटर क्यों? उसने कहा चूंकि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो जब ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करे अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आता। कहता चाहे इधर से सोच के एमसीक्यू मैटर डाल दो, चाहे उधर से सोच के, चाहे सब्सिक्वेंट इवेंट को सोचो और एमसीक्यू मैटर इंक्लूड कर दो, चाहे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है सब्सिक्वेंट इवेंट ये सोचो और अदर मैटर लिख दो। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो, कुछ बात समझ आई? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? हाथ उठा के बताइए किसको ये कंसेप्ट अच्छा लगा। कौन कौन अब अगर ऐसा इशू सामने आया तो डुअल डेटिंग की तरफ जाएगा, और कौन एक ही डेट की तरफ जाएगा? आप डुअल डेटिंग की तरफ जाएंगे ना? हाँ शाबाश, डुअल डेटिंग में कम काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक एरिया पे ज्यादा काम करना है, बाकी एरिया पे पुराना काम। पक्का? नहीं तो आप, हाँ पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है कि ये तो लोकल लॉ पे डिपेंड करता है ना। शाबाश, वो सही बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा सर ये हमारी मर्जी थोड़ी है, ये तो लॉ की मर्जी है। अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट लॉ करेगा फिर करना है, वरना नहीं करना। हमसे क्या पूछ रहे हैं? लॉ से पूछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैनेजमेंट कहती है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करनी नहीं, फिर देखेंगे रिपोर्ट उनके पास पहुंची कि नहीं। अगर नहीं पहुंची तो रास्ते में वापस और मॉडिफाई, और अगर पहुंच गई है तो वार्निंग देंगे, खबरदार अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी सही रिपोर्ट इशू की तो। अगर फिर भी मैनेजमेंट इशू कर दे, लॉयर से मशवरा देंगे, लॉयर कहेगा फिक्र ही ना करो, एजीएम में इनके साथ दो बात करेंगे। क्लियर? ये दूसरा लेवल हो गया। अब क्या रह गया? अब इसमें जो बात बताने जा रहा हूं ना, आपके होश उड़ जाएंगे। तीसरा लेवल क्या है? आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तो इवेंट अकर हुआ आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है। उड़ गए ना? नहीं, मैंने बताया है, सवाल किया नहीं है, पूछा नहीं है, बताया है। एक होता है अच्छा, वो ना छोटे होते इंग्लिश पढ़ते थे ना, तो उसमें होता था पेयर ऑफ वर्ड में, मुझे भूल गया है। उसमें एक होता था लफ्ज दरियाफ्त करना, एक होता था इजाद करना। दोनों में क्या फर्क होता था? दरियाफ्त करने का मतलब चीज ऑलरेडी मौजूद थी, किसी को पता नहीं था, आपने बता दिया। हाँ, डिस्कवरी करना। और इजाद करने का मतलब क्या है? हाँ, इन्वेंशन। वो कहते थे, वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था कि इजाद किया था मौजूद पहले ही, किसी को पता नहीं, कोई उस साइड में गया नहीं था, घूमते फिरते उधर चला गया, उसने दरियाफ्त। उसी तरह सुन ले, अगर कोई इवेंट अकर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हुआ है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहती है? डेफिनेशन की तरफ वापस चले। कब से कब तक सब्सिक्वेंट इवेंट है? बैलेंस शीट डेट से लेके यहां। तो बताइए, यहां पे अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, कोई इवेंट अगर हुआ, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है बाय डेफिनेशन? नहीं है। कहता है वो नहीं है। बात समझ आई? लेकिन अब गौर से सुनिएगा, आखिरी टेक्निकल पॉइंट आज के लेक्चर का। अगर कोई इवेंट अकर पहले हो चुका है, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है, दरियाफ्त बाद में हुआ, अकर पहले हो चुका था, दरियाफ्त बाद में हुआ है, बताइए सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? कैसे है? हाँ, क्योंकि अकर पहले हुआ था।
उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होनी चाहिए कि नहीं? $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है, शेयर होल्डर तक पहुंच गई है, वो कह रहे हैं अमेंड होनी चाहिए, वही कह रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनमें एक सब्सिक्वेंट इवेंट्स इंक्लूड होना चाहिए था जो नहीं है। अब क्या करें? वही जो पहले किया था, वही जो क्या बागे बागे जाएंगे किसके पास? मैनेजमेंट के पास। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो। मैनेजमेंट या तो गुड होगी या बैड होगी। अगर मैनेजमेंट गुड है तो मैनेजमेंट कहेगी अमेंड करते हैं, अमेंड करते हैं, तो फिर क्या देखेंगे? लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट या लॉ डज नॉट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। अगर लॉ अलाउज तो मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी रिस्ट्रिक्टेड, और ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट को अपडेट करेगा रिस्ट्रिक्टेड, और रिपोर्ट में क्या करेगा? डुअल डेटिंग। रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट इज इक्वल टू डुअल डेटिंग। रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट इज इक्वल टू डुअल डेटिंग। जहां पे रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत है, डुअल डेटिंग आ रही है। और डुअल डेटिंग कैसे है पता ना आपको? दो तरीके हैं। एक है डेट के साथ ही लिख देना, एक क्या है? एम्स मैटर यहां अदर। अल्लाह ने दोनों क्यों कहे पता है? सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से, रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से। और अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं करते हम, अब दो हाथ एजीएम में कर ही नहीं सकते, अब तो लॉयर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, इसका एंड पॉइंट मैंने कल के लेक्चर के स्टार्ट पॉइंट के साथ मिक्स करना है, अगर इजाजत देंगे तो। पहले बताएं, यहां तक सारी कहानी समझ आ गई? ये तकरीबन सिमिलर कंसेप्ट है इसके साथ। फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, तो यहां पे हम शेयर होल्डर्स को भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इधर तो एजीएम में कर दिया था, इधर हम कोई दूसरे तरीकों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन लॉयर एडवाइस। क्लियर जी? ठीक है। ये इफ मैनेजमेंट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसी तरह देखें, लॉ डज नॉट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। ये पढ़ेंगे ना तसल्ली के साथ। सेम हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, समझ आ गया आपको? मुझे बताइए, क्या मैंने आपको सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन बता दी एग्जांपल्स के साथ? अकाउंटिंग की भी, ऑडिट की भी, और दोनों में फर्क था जो बता दिया। क्या मैंने आपको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो की डेट्स हैं, अहम डेट्स ISA 560 वो बता दी? क्या मैंने आपको 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी बता दी? पहला ईयर एंड से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद। क्लियर? हर स्टेज पे अगर सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आता है, ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं मैंने बता दिए। अब अगर आप मुझे इजाजत दे, एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे मैंने ISA 560 को ISA 710 के साथ लिंक कर देना। करें जी? स्टैंडर्ड आपको एमसीएस मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल याद है? उसमें एक एग्जांपल थी, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर री इशूड आर रीस्टेटेड। यहां पे बताइए कौन से वाला फेज है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर री इशूड? हाँ, तीसरे वाला पॉइंट सी के बाद। ठीक है। अगर तो ये 10 अप्रैल अगर ये इवेंट होता है 12 अप्रैल को, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? तीसरे वाला नहीं होगा। शाबाश शाबाश। अगर ये इवेंट अगर पहले हो गया, आई डिस्कवर होता है 20 अप्रैल को, तो कंसेप्ट सी अप्लाई, लेवल 3 अप्लाई होगा। अब जरा गौर से, अगर हुआ 8 अप्रैल को, आइडेंटिफाई हुआ 8 अक्टूबर को, अप्लाई होगा। अगर हुआ 8 अप्रैल को, आइडेंटिफाई हुआ 8 नवंबर को, अप्लाई होगा। अगर हुआ 8 अप्रैल को, आइडेंटिफाई हुआ 8 फरवरी को अगले साल, तो क्या ये सी के बाद वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, री इशू वाला? हाँ। अब अगर री इशू की बात की, स्टैंडर्ड 1 लगाएगा। स्टैंडर्ड कहेगा, ओ भाई अभी तो अगले साल की इशू होने वाली है, तुम अब अगले साल का ऑडिट छोड़ के पिछले साल की री इशू करवाने चले हो। अगर अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमिनेंट होना, यानी अनकरीब इशू होने वाली हो, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई अब तो साल गुजर भी गया,
अब तो जो क़यामत शेयर होल्डर पे गुजरनी थी गुजर गई। अब चूंकि अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब हैं, इसलिए री इशू की तरफ ना जाओ, रीस्टेट की तरफ जाओ। री इशू की तरफ ना जाओ, रीस्टेट की तरफ जाओ। और यहीं से ISA 710 शुरू हो जाता है। कहता है रीस्टेट करना है तो मेरी तरफ आओ, री इशू करना है तो 560 में जाओ, री इशू करना है तो 560 में जाओ, रीस्टेट करना है तो मेरे पास। कौन बुला रहा है अपने पास हमें? 710। भी फर्क समझ आ रहा है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी, बाद में पता चला इनमें कोई गड़बड़ है, कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन जो पहले होकर हुई थी इनमें आनी चाहिए थी, नहीं आई। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए, बाद में पता चले वो गलत है, क्या करें? री इशू कर दो। क्या करें? री इशू कर दो। लेकिन अगर अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब हो तो फिर री इशू ना करो, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव रीस्टेट कर दो। अगले साल की फाइनेंशियल, भाई समझ आ रही है बात की? रीस्टेट कर दो। तो 560 बात करता है री इशू की और 710 किसकी बात करता है? रीस्टेट की। भाई कुछ समझ आई आपको? चलिए कल इंशाल्लाह हमने 510 और 710 की बात करनी है। किसकी बात करनी है? 510 मिलते जुलते हैं ना, 510 710 है ना, दोनों में 10 आता है। 510 710 दोनों का मुद्दा एक ही है। 510 प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहा है, 710 रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन को डिस्कस कर रहा है। मुद्दा दोनों का एक ही है। भाई कुछ समझ आया? अभी आपने क्या करना है? अभी आपने पहले तसल्ली के साथ 2-3 दफा जाके नोट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है? और नोट्स पढ़ने के बाद आपने फिर जो एप्लीकेशन गाइड के क्वेश्चंस हैं वो खुद से करने हैं। ये मैंने बताया ना, लेक्चर 9, 10 और 11 इनके क्वेश्चन की डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीक में। क्लियर भाई? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। आधे घंटे का फर्क है, ये जेहन में रखिएगा। नेक्स्ट वीक के लेक्चर में मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना है आपसे, ठीक है जी? हाँ जी, यस यस, पूछा नहीं, बताया है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।